हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, रीतिकाल के प्रश्नों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? बताइए, बिहारी की कविता में सर्वाधिक हुआ है, या भूषण जी के, या घनानंद जी के, या ठाकुर जी के? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? घनानंद। घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान था, इसीलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा अपने कविता में सुजान जी का नाम लिए हैं। कौन, किनका? सुजान जी का। तो याद रखिएगा, सुजान सागर इनकी प्रेम एक ग्रंथ है, इश्क लता इनका ग्रंथ है घनानंद जी का, वियोग बेली इनका घनानंद जी का एक प्रबंध काव्य है, और सुजान हित प्रबंध काव्य है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? बताइए, कौन एक कवि जो रीति मुक्त नहीं है, अर्थात 5 लोगों में के अलावा कौन है? जैसे बोधा, आलम, घनानंद, ठाकुर, द्विजदेव, इनके अलावा कौन लोग हैं? बताइए। जैसे मैं अभी बताया हूँ, रीति मुक्त में एक घनानंद जी हैं, एक बोधा जी हैं, एक आलम जी हैं, एक ठाकुर जी हैं, और एक कौन है? द्विजदेव जी। 5 लोग कौन है? रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। बाकी एक लोग रीति सिद्ध कौन है? सिद्धि को प्राप्त करने वाले कौन है? रीति सिद्ध हैं बिहारी जी। कौन है? रीति सिद्धि को प्राप्त करने वाले बिहारी जी एकमात्र कवि हैं। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। कौन सी रचना है? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई इनकी एकमात्र रचना है। इसी को रचकर ये फेमस हो गए। 719 दोहों में रचा गया यह क्या है? ग्रंथ है, अलंकार निरूपक। तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केशवदास। कौन नहीं है? केशवदास नहीं है। ये क्या है? ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा किनको कहा जाता है? जिनमें सबसे पहली बात तो इसमें काव्य शास्त्र के नियमों का पालन किया जाता है। काव्य शास्त्र के नियमों का पालन और क्या किया जाता है? और इसी के साथ लक्षण ग्रंथ लिखा जाता है। लक्षण ग्रंथ का मतलब उदाहरण सहित लिखा जाता है। लक्षण ग्रंथ यानी ऐसे ग्रंथ जिसमें क्या उदाहरण सबसे ज़्यादा। लक्षण का मतलब होता है उसी का दूसरा रूप, या उसी को हम लोग उदाहरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदाहरण। जिसमें उदाहरण देकर काव्य रचनाएं की जाएं उसको क्या कहते हैं? लक्षण ग्रंथ कहते हैं। तो जिनमें काव्य शास्त्र के नियमों के साथ साथ लक्षण ग्रंथ का प्रयोग हो उसको रीतिबद्ध काव्य धारा कहते हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा में लक्षण ग्रंथ नहीं रहता है, लेकिन काव्य शास्त्र का नियम का पालन होता है। इस तरह क्या हो जाता है? रीति सिद्ध। बिहारी जी ने ऐसा किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केशवदास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? बताइए, रस का विवेचन मिलता है, या ध्वनि का, या अलंकार का, या औचित्य का? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। शिवराज भूषण क्या है? यह इसमें अलंकार मिलता है। क्या मिलता है? अलंकार मिलता है। कितने अलंकार शिवराज भूषण में है? 105 अलंकार है। कितने अलंकार में रचित है यह? 105 अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। याद रखिएगा। इसके सिवा शिवराज भूषण की किनकी रचना है? पहले तो यह बता दीजिए, शिवराज भूषण यह जो है भूषण की रचना है। किनकी रचना है? भूषण की। और शिवराज भूषण के अलावा इनके कौन कौन ग्रंथ है? एक तो शिवा बावनी है, दूसरा है छत्रसाल दशक, जो क्या है? एक प्रशस्ति परक ग्रंथ है। भूषण वीर रस के कवि हैं, और आचार्य शुक्ल ने इनके अन्य 3 ग्रंथों का भी उल्लेख किया है, जिसका नाम है भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। कौन किए हैं? शुक्ल जी। और चित्रकूट के जो सोलंकी राजा रुद्र शाह थे वहीं इनका नाम कवि भूषण रखे हैं, वहीं कवि भूषण की उपाधि दिए थे इनको। और महाराजा छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा लगाया था, तब इन्होंने एक पंक्तियाँ लिखे थे कि शिवा को बखानो छत्रसाल को। चलिए अगले प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इसमें दिया गया है काव्य और उनके रचनाकार दिए गए हैं। आपको बताना है कौन एक सुमेलित नहीं है। 3 सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है, उसी का पहचान करना है। पहला है काव्य निर्णय भिखारी दास का। मैं बताया हूँ जितना भी निर्णय है सब भिखारी दास ने किए हैं निर्णय। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रस रहस्य के रचनाकार कौन है? कुलपति मिश्र जी। बिल्कुल सही है, मैं इसका भी जिक्र कर चुका हूँ। रस विलास के रचनाकार चिंतामणि। बिल्कुल सही बात है। रस रूपी विलास कौन करते हैं?
चिंतामणि जी करते हैं। भाव विलास के रचनाकार केशवदास हैं, यह बात गलत है। भाव विलास के रचनाकार कौन है? देव हैं। 5 विलास मैं बताया हूँ, भाव विलास, जाति विलास, और कौन कौन विलास बताइए आप लोग थोड़ा। कुशल विलास, रस विलास, भवानी विलास, इन सारे के रचनाकार कौन है? कवि देव हैं। एकमात्र जो रस विलास है इसके रचनाकार चिंतामणि है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से यही वाला डी वाला एक नहीं है, बाकी सब सुमेलित सही है। केशवदास की रचना आप लोग जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा महिलाओं के नाम पर इन्हीं की रचना है। विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाल, सब इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई नाम से रचना नहीं किए हैं? बताइए, सतसई नाम से नहीं किए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए कौन कवि हैं जो नहीं किए हैं? मतीराम नहीं किए हैं, या सेनापति नहीं किए हैं, या बिहारी दास जी नहीं किए हैं, या कवि वृंद जी नहीं किए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा, मतीराम भी किए हैं, बिहारी भी किए हैं, कवि वृंद भी किए हैं, सेनापति नहीं किए हैं। सेनापति इज द राइट आंसर। सेनापति और चिंतामणि ये लोग क्या किए? नहीं किए हैं। सेनापति की रचना तब कौन है? अगर ये सही नहीं लिखे तो इनकी रचना कौन कौन है? एक तो कवित्त रत्नाकर इनकी रचना है, कवित्त रत्नाकर एक इनकी रचना है, और दूसरी इनकी रचना है काव्य कल्पद्रुम। कौन सी एक और रचना इनकी? काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम, याद रखिएगा। ये दोनों रचनाएं सेनापति जी की हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर पड़ा है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, काव्य शास्त्रीय परंपरा पूछा है, न कि पूछा है कि काव्य में कौन सा जो है भाषा यूज किया गया है, ऐसा नहीं पूछा गया है। यहाँ पूछा गया कि रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर पड़ा है? हिंदी परंपरा का, या संस्कृत परंपरा का, या मराठी परंपरा का, या ब्रज परंपरा का? यहाँ परंपरा पूछा है, ना कि भाषा पूछा है। यही थोड़ा सा आप लोग एग्जाम हाल में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत परंपरा का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। यहाँ पे प्रभाव पूछा है। तो संस्कृत साहित्य शास्त्र के कितने अंग है? 5, जिसमें रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, इन सबको मिलाकर ही तो रीतिकाल में जो श्रृंगार रस या लक्षण ग्रंथ लिखे जाते हैं। अलंकारों को मिलाकर, छंदों को मिलाकर, रसों को मिलाकर, यही सब मिलाकर तो उदाहरण दिए जाते हैं। इसीलिए क्या है, संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा को सबसे ज़्यादा असर पड़ा है इस पे। हिंदी में लिए जाने के कारण केशवदास अलंकारवादी कहे जाते हैं। किसकी? संस्कृत से लिया गया है, इसीलिए केशवदास को बताया गया है। रीतिकाल में कवित्त सवैयों के साथ और क्या लिखे गए हैं? चौपाई लिखी गई है, या रुबाई लिखी गई है, या दोहे लिखे गए हैं, या पद लिखे गए हैं? बताइए। रुबाई भी एक प्रकार का फारसी छंद है। कौन सा यह छंद है? फारसी छंद है, फारसी छंद है। बताइए, रीतिकाल में कवित्त और सवैया और इसके साथ और क्या लिखा गया है? क्या लिखे गए हैं इसके साथ? इसके साथ दोहे लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? दोहे, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? दोहा। नहीं देखें कि बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। मैं कब से चिल्ला के बता रहा हूँ, कितने दोहे हैं? 719 दोहे हैं। तो क्या लिखा गया है? रीतिकाल में दोहा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? ग्वाल कवि, राम सहाय दास, पद्माकर भट्ट, सम्मन। यहाँ पे देखिए भूषण जी नहीं दिया गया, इसलिए आपको बताना पड़ेगा सोचकर। प्रबंधात्मक वीर काव्य, यहाँ पे वीर काव्य दिखाया रहता तो भूषण पक्का आ जाता, लेकिन प्रबंध रूपी वीर काव्य पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कौन हो जाएंगे? ऑप्शन सी, पद्माकर भट्ट इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? पद्माकर भट्ट इज द राइट आंसर। इनकी और कौन कौन रचना है? आइए हम चारों लोग को रचनाओं को ओरली ऐसे मौखिक के तौर पे बता देते हैं। जिनका नहीं बताएं उनका लिखवा भी देंगे। पद्माकर की कौन कौन रचना है? एक तो इनकी हिम्मत बहादुर बिरुदावली है जो प्रबंध काव्य है। एक इनकी पद्माभरण है। एक इनकी जगत विनोद है। और है प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, कली पच्चीसी, राम रसायन, अलीजा प्रकाश। किनकी है? पद्माकर जी की रचना है, याद रखिएगा। ग्वाल कवि की कौन कौन रचना है? एक तो यमुना लहरी है, भक्त भावन है। हम लोग ग्वाल कवि के बारे में नहीं देखे हैं, इसलिए इनको यहाँ पर देख लेते हैं। कौन कौन इनकी रचना है? एक तो इनकी यमुना लहरी है। कौन कौन रचना है? यमुना लहरी। और कौन इनकी रचना है? भक्त भावन है, भक्त भावन।
और इनकी कौन रचना है? इनकी एक है रसिकानंद, रसिकानंद। और इनकी एक रचना है रसरंग, रस रूपी रंग हो गया। और इनकी एक रचना है कृष्ण जू को नक्सिक, एक है कृष्ण जू को, कृष्ण जू को नक्सिक, नक्सिक। और एक इनकी रचना है दूषण दर्पण, दूषण दर्पण। और इनकी कौन सी एक रचना है राधा माधव मिलन, राधा माधव मिलन। और इनकी कौन सी रचना है राधाष्टक, कौन सी है? एक राधाष्टक है, राधा धन अष्टक यानी राधाष्टक। और इनकी कौन सी रचना है कवि हृदय विनोद, कवि हृदय विनोद। और कौन सी इनकी एक रचना है कवि दर्पण, कवि दर्पण। बहुत सारी रचनाएं रचे हैं। और कौन सी एक रचना है नेह निर्वाण, नेह निर्वाण। और कौन इनकी एक रचना है बंसी वीसा, कौन सी रचना है बंसी वीसा। और कौन सी इनकी रचना है कुब्जाष्टक, कुब्जाष्टक। और कौन सी इनकी रचना है षड्ऋतु वर्णन, षड्ऋतु वर्णन। और एक इनकी लास्ट रचना है अलंकार ब्रह्मभजन और रस रूप और दीर्घ शतक। यह सब इनकी रचना है ग्वाल कवि की है, याद रखिएगा। राम सहाय की बहुत कम रचना है, जैसे वृत्त तरंगिणी, श्रृंगार सत्सई, वाणी भूषण, राम सत्सई, ककहरा, यह सब राम सहाय की है। बाकी सम्मन की एक दो रचनाएं देख लेते हैं। एक तो स्फुट दोहा तथा पिंगल काव्य भूषण है, एक है स्फुट दोहा और एक कौन सी इनकी रचना है पिंगल काव्य भूषण। कौन है पिंगल काव्य भूषण, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? बताइए, रामानंद जी हैं या कबीरदास जी हैं या मतीराम जी हैं या पद्माकर जी हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा पद्माकर जी। कौन है? पद्माकर जी हैं। इनकी और कौन कौन सी रचना है? हिम्मत बहादुर बिरदावली, प्रताप सिंह बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, कली पच्चीसी, राम रसायन, अलीजा प्रकाश, इनकी ये रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? बताइए, वहीं प्रश्न फिर आ गया लेकिन इसमें कवि बदल दिया गया है। पहला ऑप्शन है रसनिधि नहीं है, या बृंद नहीं है, या भूपति नहीं है, या बेनी प्रवीण नहीं है। बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा बेनी प्रवीण नहीं है। कौन है? बेनी प्रवीण नहीं है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। इनकी और भी रचनाएं बेनी प्रवीण जी की, जैसे श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश, ये सब इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? बताइए, मैं कल के वीडियो में बताया हूँ कि इनका जन्म कब हुआ है, वही प्रश्न है। बताइए, एक दो इसमें कवि हो सकता है बदल दिए गए हों, वो अलग बात है। चलिए देखते हैं हम लोग बिहारी दास जी को देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1595 ईस्वी में। कब हुआ था? 1595 में कल बताया। कविदेव को भी मैंने बताया, कितना बताया? 1673 में। भिखारी दास के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ है 1750 ईस्वी में। और कौन बच गए? पद्माकर जी, इनका भी देख लेते हैं हम लोग। 1753 में इनका जन्म हुआ है। और लगे हाथ आप लोग केशव दास को भी बता दीजिए, इनका जन्म कब हुआ है? केशव दास का जन्म, इनका जन्म मैं बताया हूँ 1555 में। तो चलिए कूट के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न 1595, 1600, 1700, 1753, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही सही है। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, पहला ऑप्शन ही सही है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग उन्मुख हो चलते हैं। अगला प्रश्न है अंग दर्पण किस कवि की रचना है? बताइए, अंग दर्पण में देखकर रस लेते हैं कौन? कौन रस लेते हैं? बताइए, या फिर ट्रिक लगाना चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं। अंग को देखकर
पुरुष लोग क्या करते हैं, रस लेते हैं, रस लेते से हो गया रसलीन, यानी उसी में लीन रहते हैं। कौन, रसलीन। ऐसे भी आप लोग ट्रिक से बनाकर कुछ याद रख सकते हैं। अंग दर्पण यह कब रचित है, या 1737 में रचित है। कब रचित है, 1737 में। और इनकी और रचना है, जैसे रस प्रबोध है, वो अभी 1741 में रचित है। और बहुत सारी इनकी रचना है। और जैसे श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश, ये किनकी है, ये सब प्रवीण जी की है, यानी बेनी प्रवीण जी की रचना है। और मुबारक शाह की भी हम लोग देख लेते हैं। और लगे हाथ हम लोग राम सिंह की भी रचना देख सकते हैं, जैसे कि जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण, रस निवास, ये सब किनकी है, राम सिंह की काव्य कृतियाँ हैं। और मुबारक शाह की अलग शतक है, तिलक शतक है, ये सब किनकी है, मुबारक शाह की है। इनका पूरा नाम क्या है, सैयद मुबारक अली, या फिर इनको बिलग्रामी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पानी अपार घन आनंद उक्ति ओछी, जतन जुग जो न कौन पर नपति है। इस काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है, बताइए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग बताइएगा, लेकिन अगर इसका व्याख्या आप लोग जान ले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, तब और जो है ढूंढने में आसानी होगी। इसमें कवि घनानंद कहना चाहते हैं कि नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी जो कहावत है वह निकृष्ट है, निम्न भाव की, निम्न कोटि की है। और कवि नायिका के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर करना चाहते हैं। कौन करते हैं, घनानंद जी कहते हैं। तो वहीं दिया है, पानी पपार घन आनंद उक्ति ओछी, यानी कि मेरी ओछी है भाई, मेरी लिखी हुई का उक्ति कैसी है, निकृष्ट भाव की है, निचली है। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग ढूंढते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, क्या कहना चाहता है कवि। नायिका का सौंदर्य वर्णन असंभव नहीं है, ये तो गलत बात है, बिल्कुल संभव किया है कि मेरी लेखनी से क्या है, उत्तम कोटि के हैं। दूसरा है, नायिका के सौंदर्य से अच्छी कविता उक्ति है नहीं, कहें कि निकृष्ट है मेरी। तीसरा है, नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है, यह सही बात है। नायिका का सौंदर्य और कवि की उक्ति दोनों अच्छे नहीं, अपनी अपनी खराब माने हैं, और नारी को यानी नायिका को उच्च कोटि का माने हैं घनानंद जी। अगला प्रश्न है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम, फिर वहीं जन्म काल के आधार पर बताना है। यहाँ पे केशवदास विराजमान है 1555 वाले केशवदास। भूषण जी का देख लेते हैं हम लोग, कब हैं। भूषण का जन्म 1613 में हुआ था। कब हुआ था, 1613 में। और मृत्यु कब हुई थी, 1715 में। हम लोग चिंतामणि को देख लेते हैं। चिंतामणि का जन्म कब हुआ था, 1609 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। निधन 1685 में हुआ था। सेनापति को बच गए हैं, सेनापति को देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1589 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और 1688 में मृत्यु हुई थी। और केशवदास को जानते हैं, जन्म 1555 और मृत्यु 1617 में हुई थी। इस तरह हम लोग देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएंगे 15वीं शताब्दी में केशवदास, तो एक नंबर पर केशवदास सी में है और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऐसे हम लोग समय बचा लेते हैं एग्जाम हॉल में। फिर वहीं दे दिया रचना काल के अनुसार कवियों का सही का अनुक्रम बताना है, फिर वहीं दिया है। चलिए देखते हैं भिखारीदास का कब, 1728 में। भिखारीदास का कब है, 1728 ईस्वी में। चिंतामणि का आप लोग जस्ट मैं अभी बताया हूँ 1609 में। कवि देव के बारे में बता ही चुका हूँ जस्ट अभी, 1673 अभी जस्ट बताया हूँ। बच गए कौन, जसवंत सिंह, इनके बारे में जान लेते हैं। 1626 इनका जो है जन्म है। तो इस तरह सबसे पहले कौन आ जाएंगे, सबसे पहले 1600 आ जाएंगे 9, यानी चिंतामणि। पहले नंबर पे चिंतामणि कहाँ है, 2 में, एक तो बी है एक डी है, तो सी ऐसे कट गया, ए ऐसे कट गया। बच गए दूसरे नंबर पे हम लोग देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे जसवंत सिंह 1626 में, यानी किस में है, इसमें नहीं है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है। यहाँ पे बताना है कौन सी कृति जो प्रबंध काव्य नहीं है, यही बताना है। कौन कृति प्रबंध काव्य नहीं है बताइए। चंडी चरित्र नहीं है, या रामचरित नहीं है, या सुजान चरित नहीं है, या सुजान हित प्रबंध नहीं है। बताइए इसके रचनाकार भी आप लोग बताइए। चंडी चरित्र के रचनाकार कौन है, तब तक बताइए आप लोग। इसके हैं गोविंद सिंह। कौन है, गोविंद सिंह, गोविंद सिंह। रामचरित के रचनाकार कौन है बताइए आप लोग। रामचरित के रचनाकार सूरती मिश्र हैं। कौन है, सूरती मिश्र, सूरती मिश्र। आप लोग बताइए। सुजान चरित बिल्कुल बता चुका हूँ। सुजान चरित के रचनाकार कौन है, सूदन जी हैं। कौन है, सूदन जी।
आप लोग घनानंद सोच रहे हैं ना, मैं समझ रहा हूँ आप लोग की बातें। और सुजान हित प्रबंध किनकी हैं, अब तो बताइए। सुजान हित प्रबंध किनकी हैं, वही जो आप लोग सोच रहे हैं घनानंद। कौन है घनानंद की? एक कृति है, यह जो है कृति काव्य ग्रंथ है, और बाकी सब क्या है? प्रबंध काव्य है। काव्य ग्रंथ कौन सी है? सुजान हित वाला। सुजान हित प्रबंध क्या है? काव्य ग्रंथ है, बाकी सब प्रबंध काव्य है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? बताइए, किनकी कृति है? यह उनकी कृति है जिनकी और रचनाएं हैं, जैसे रतन हजारा, विष्णु पद कीर्तन, कवित्त, बारहमासा, रस निधि सागर, हिंडोला रिल। ये सब किनकी रचनाएं? यह सब रस निधि की रचनाएं। किनकी? रस निधि की। यानी गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? रस निधि जी हैं, याद रखिएगा। गोविंद सिंह की रचना कौन कौन है? एक तो रसिक गोविंदानंद नंदघन है, एक पिंगल है, एक रसिक गोविंद है, एक युगल रस माधुरी है, समय प्रबंध है, लक्ष्मण चंद्रिका है, अष्टदेश भाषा है। ये सब किनकी हैं? गोविंद सिंह की रचना है। बाकी सुरती मिश्र को हम लोग देख लेते हैं। सुरती मिश्र की रचना मैं बताया हूँ, अलंकार माला, रस रत्न माला, रस सरस वे किनकी रचना है? एक रस ग्राहक चंद्रिका है, नक्सिक है, काव्य सिद्धांत है, रस रत्नाकर है, भक्ति विनोद है, श्रृंगार सागर है। यह सब किनकी रचना है? सब सुरती मिश्र की है। बाकी श्रीपद की एक ही दो रचनाएं, जैसे काव्य सरोज, अलंकार गंगा, कवि कल्पद्रुम। किनकी? श्रीपति जी की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक किसकी रचना है? बताइए, जसवंत सिंह का नाटक है, या राम सिंह का, या नेवाज का, या नागरीदास का? यह रचना है, नाटक नहीं है, यह रचना है। बताइए, उसका नाम है ओनली शकुंतला नाटक। यह किनकी है? यह रचना है नेवाज की। किनकी रचना है? नेवाज की। कब यह रचित है? यह 1680 ईस्वी में रचित है। कब? 1680 में। अच्छा, आप लोग भाषा बता दीजिए कौन सा है? ब्रज भाषा में रचित है। मैं बताया हूँ रीतिकाल की जितनी रचनाएं हैं ब्रज भाषा में सब रचित हैं। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। कौन सी कृति किस वर्ष रची गई, उसी को यहाँ देख रहे हैं। नेट जेआरएफ में आया हुआ है सब प्रश्न है। ऐसे प्रश्न नेट जेआरएफ में आते हैं कि रचना काल पूछ देता है रचनाओं का। जिससे अंग दर्पण का रचना काल कब है? 1737 है। कब है? 1737 है। अंग दर्पण किनकी रचना है? रसलीन की, आप लोग जानते ही हैं। आगे देख लेते हैं, बीरा वारिस। इसका तो बीरा वारिस बोधा की है, लेकिन ज्ञात नहीं है। ज्ञात नहीं कि यह कब रचित है। जैसे व्यंग्यार्थ कौमुदी है, व्यंग्यार्थ कौमुदी की रचना काल कब हुई? 1825 में हुई। यह किनकी रचना है? व्यंग्यार्थ कौमुदी। यह प्रताप शाही की रचना है। किनकी? प्रताप शाही की रचना है। मैं बार बार लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, बार बार वीडियो देखने से याद हो जाए, ज़्यादा लिखना न पड़े आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे उसे आप लोग लिख लीजिए। मधुर प्रिया के भी ज्ञात नहीं है। बाकी इनके रचनाकार कौन है? तो पजनेश हैं। कौन है? पजनेश हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सबसे पहले 1700 यहीं आ जाएंगे, उसके बाद 1800 है। तो अंग दर्पण इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? बताइए, नायिका भेद है, या श्रृंगार है, या नीति के दोहे हैं इसमें, या फिर भक्ति है? आप लोग जानते हैं सत्सई है, रीतिकाल से रिलेटेड है। तो इसमें पहली बात तो श्रृंगार हो सकता है, नीति हो सकती है, नायिका भेद भी हो सकता है, लेकिन भक्ति तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि यह भक्ति काल में होगी। तो क्या है इसमें? नीति के दोहे हैं। क्या है? नीति के दोहे हैं। वो अभी कितने नीति के दोहे हैं इसमें? लगभग 700 दोहे हैं। कितने? लगभग 700 दोहे हैं। याद रखिएगा। यह किनकी रचना है? वृंद सत्सई, वृंद कवि की है। अगला प्रश्न है, इन कवियों में सही कालक्रम के अनुसार निर्देशित कीजिए। फिर वहीं जन्म काल के आधार पर पूछा गया है। केशवदास का जन्म काल कब है? आप लोग जानते हैं 1555। चिंतामणि का जन्म कब है? चिंतामणि का जन्म मैं अभी जस्ट बताया हूँ 1609। कब है? 1609। मतीराम के बारे में तो आप लोग जानते हैं 1617। कब है? 1617। और पद्माकर जस्ट मैं बताया हूँ 1753। यही 4-5 लोग हैं, इन्हीं आप लोग जन्म काल आधार याद कर लीजिए, सब काम चल जाएगा। तो देख लेते हैं इसके आधार पे कौन आ जाएंगे। केशवदास पहले नंबर पे आ जाएंगे, 1500 में है। केशवदास पहले पे, ऑप्शन डी है। कौन हो जाएंगे? केशवदास। फिर कौन? चिंतामणि 1609। फिर कौन हो जाएंगे? पद्माकर। पद्माकर नहीं होंगे, इनसे पहले आ जाएंगे मतीराम। तो यहाँ पे तो क्या है, थोड़ा सा आप लोग
एरर हो गया थोड़ा सा, यहाँ इनको यहाँ पर कर लीजिए। कौन, यहाँ पे पद्माकर को कर लीजिए, पहले मतीराम फिर आ गए पद्माकर। इस तरह से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे आलोचनात्मक, यहाँ यह ग्रंथ है, क्या यह ग्रंथ सब हैं, वो अभी कैसे ग्रंथ हैं, आलोचनात्मक हैं, आलोचना किए हुए यह ग्रंथ हैं सब, आलोचना है या फिर उसे ग्रंथ कह सकते हैं। और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आलोचक दिए हैं, कौन लोग हैं, यहाँ पे आलोचक लोग हैं। मिलान करना है किनकी आलोचना या ग्रंथ कौन किनकी है। बिहारी सतसई नामक ग्रंथ के आलोचक कौन है, इसके आलोचक हैं पदम सिंह शर्मा। कौन है, पदम सिंह शर्मा। इसका सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर में। और कवि और बिहारी नामक ग्रंथ के आलोचक कौन है, इसके आलोचक हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। कौन है, कृष्ण बिहारी मिश्र। ऑप्शन बी में चले जाएंगे। बिहारी नामक ग्रंथ के आलोचक कौन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। कौन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सामने ही होगा। बच गया कौन, बिहारी और देव। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देव पहले बिहारी बाद में है। एक दूसरा ग्रंथ है उसमें क्या है कि बिहारी को पहले रख दिया गया और देव को बाद में। तो ये दोनों कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। इसके आलोचक हैं लाला भगवान दीन। कौन है, लाला भगवान दीन है। ऑप्शन ए में चला जाएगा। बाकी महावीर प्रसाद द्विवेदी किसके आलोचक हैं, ये आलोचक हैं रसज्ञ रंजन के। किसके, रसज्ञ रंजन के, जो क्या है एक निबंध है। ये जो क्या है एक निबंध है, इसके आलोचक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो याद रखिएगा। इस तरह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिहारी सतसई, यानी कि पहला ए का 4, बी का 2। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है। बताइए, मतीराम नहीं है, या केशवदास नहीं है, या घनानंद नहीं है, या चिंतामणि है। सॉरी, कौन नहीं है बताइए। यहाँ पे रीतिबद्ध दिया है, अर्थात इसमें लक्षण ग्रंथ लिखे गए होंगे और काव्य शास्त्र के नियमों का पालन किया गया होगा, उसको रीतिबद्ध काव्य धारा कहते हैं। रीति सिद्ध में लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन काव्य शास्त्र का नियम का प्रयोग जरूर किया जाता है। जो बिहारी जी उसके हैं, तो बिहारी ऑप्शन में नहीं है, तो रीति सिद्ध नाम से तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। बच गया रीति मुक्त कौन है, तो आप लोग जानते हैं कौन कौन है। एक तो घनानंद हैं, दूसरे ठाकुर हैं, तीसरे हैं कौन है, द्विजदेव हैं, और कौन है, बोधा हैं, बोधा, और कौन है, आलम हैं। तो इस तरह से 5 लोग कौन हैं, ये लोग रीति मुक्त हैं। तो कौन हो जाएंगे, घनानंद। घनानंद इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कवियों और उनकी कृतियों को मिलाना है। तो आप लोग तो बिल्कुल ही आला वाला प्रश्न है, बिल्कुल जलवा दिखाइए अपना, दिखाइए। केशवदास की जानते हैं रचना कौन है, मतीराम के तो बिल्कुल ऊपर ही दिख रहा है। कौन है मतीराम की, ललित लालाम। बाकी भाव में कौन विलासित हैं आप लोग बताइए। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, आर्या सप्तशती के मान लीजिए नहीं बता पाएंगे, लेकिन शिवा बावनी, भाव विलास, रसिक प्रिया, ये सब तो आप लोग बता ही ले जाएंगे। रसिक प्रिया, कवि प्रिया कौन है, केशवदास। बाकी भाव में विलासित, जाति में विलासित कौन है बताइए आप लोग, कवि देव हैं। कौन विलास में रहते हैं, कवि देव। भूषण की रचनाकार आप लोग जानते हैं, शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक, ये सब किनकी रचना है, भूषण की। बाकी बच गया कौन, आर्या सप्तशती, इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार गोवर्धनाचार्य हैं। कौन है, गोवर्धनाचार्य हैं। किनके गोवर्धनाचार्य हैं, आर्या सप्तशती की। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रकार पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, काव्य की पंक्तियां दी गई हैं, उनके कवि दिए गए हैं, उनको सुमेलित करना है। जैसे पहली पंक्ति आती, सुदो स्नेह को मारगु है, जहाँ नैकु सयान प बांकर नहीं। यानी कि प्रेम का मार्ग क्या है, स्नेह का मार्ग बिल्कुल सरल है, आप लोग उसको क्यों टेढ़ा बना रहे हैं, इसमें कोई छल कपट नहीं होता है, प्रेम ऐसा है। ऐसे ऐसे पंक्तियाँ कहने वाले कौन है प्रेम के बारे में, घनानंद। सुजान जी से भाई प्रेम करते हैं इतने कि वो गलत बोल ही नहीं सकते हैं। कौन हो जाएंगे, घनानंद जी। यानी कि ए का 5 नंबर में, तो ए का 5 नंबर, एक तो यहाँ है, एक यहाँ है। 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए, कट गया। एग्जाम हाल में ऐसे ही काटा जाता है, 2 ऑप्शन ऐसे कट गए। बच गया कौन, बी और डी में हमें जो है लगाना है। और भी हम लोग देखते हैं, जैसे कौन आता है हम लोग को यहाँ पे, सजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी,
आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह किनकी रचना है, किनकी रचना है बताइए। वीर, यहाँ पे वीर आ गया तो आप लोग समझे वीर रस के एकमात्र कवि कौन है, भूषण जी हैं, वीर की रचना करने वाले मेरे पूरे रीतिकाल में। अब यहाँ पे अति सुधो स्नेह को देखते आप लोग रीतिकाल समझ गए होंगे, तब यह तो इतना पता चल ही गया हो कि पूरी पंक्तियाँ रीतिकाल से हैं। जैसे यहाँ भी है आगे के कवि रिझियाँ तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई, न तो सुमिरो को बहानो। यानी कि यहाँ पे रिझियाँ खिझियाँ कौन है, कौन है रिझते हैं आगे के कवियों को देखकर, कौन रिझते हैं, भिखारी लोग। भिखारी लोग क्या करते हैं, रिझते हैं खींचते हैं। ऐसे आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं, सब ट्रिक है। बच गया कौन, एक ही बचा, तीन तो मिलान हम लोग कर लिए। गुलगुली गिल में गलीचा और गुलीचन में, वाह 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 वाह। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नग पे नगीना, यानी कि शायरी पूरी लग रही है। गुलगुली गिल में गलीचा है, क्या है, गुनीजन है। तो बच गए कौन, एक ही बच गए। अब इनको उसी में मिला दीजिए। कौन बच गए, पद्माकर जी। कौन बच गए, पद्माकर जी। ऑप्शन ए में चले गए। तो पहले का 5 नंबर हो गया और दूसरे का 3 नंबर। दूसरे का 3 नंबर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। चलिए तीसरे पे चलते हैं। अगर तीसरा आप लोग को न भी आ रहा हो तो चौथे पे चलते हैं। चौथे का कौन है, भिखारी दास। यानी 4 का 2 नंबर, 4 का 2 नंबर कहाँ पे है, इसमें है। यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस तरह से हम लोग एग्जाम हॉल में थोड़ा सा धैर्य पेशेंस रख के प्रश्न को देखेंगे, समझेंगे, कुछ ट्रिक मिल रहा हो तो लगाएंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लग रहा है हमारा सेशन और कैसा लग रहा है हमारा प्रश्न, आप लोग को हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें साथियों। अपने साथियों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इस परिवार का हिस्सा बन सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपने आर के सर को इजाज़त दे दीजिए। धन्यवाद।